डेट आज 27 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर बेस्ड लो कॉस्ट सेंसर डेवलप्ड टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव्स रैपिडली। ये एक सेंसर बनाया है, पॉलीमर बेस्ड सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर बेस्ड सेंसर होगा और बहुत ही कम कीमत में ये डेवलप किया है कुछ इंडियन साइंटिस्ट ने। तो ये क्या काम करेगा ये हमारे लिए जानना जरूरी है। इसमें देखो नाइट्रो एरोमेटिक केमिकल्स यूज होते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव्स को। एक्सप्लोसिव्स मतलब कोई भी गोला बारूद बम है कहीं पे छुपा के लगा दिया, उसको डिटेक्ट करना हो, पता लगाना हो, तो ये जो सेंसर बनाया है इलेक्ट्रॉनिकल पॉलीमर बेस्ड सेंसर, ये आसानी से उसका पता लगा सकेगा, डिटेक्ट कर सकेगा। तो इससे ये फायदा होगा, जो भी क्रिमिनल्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा सकेगी, जांच की जा सकेगी। कोई भी एम्यूनिशन है, मिलिट्री एप्लीकेशन है, एम्यूनिशन का मतलब हथियार वगैरह, बम बारूद, इनके बारे में पता लग सकेगा, यानी कि आसानी से इनको डिटेक्ट कर सकेंगे इसके जरिए, इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूएन फूड सिस्टम समिट। यूनाइटेड नेशन का देखो ये समिट चल रहा है अभी, और इसमें ये प्लान किया जा रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2030 तक जिनको अचीव करना है, उनके लिए कुछ प्रपोजल रखा जाएगा, उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। देखो ये 2015 में कुछ 17 गोल, 17 गोल ये अडॉप्ट किए थे यूनाइटेड नेशन ने। जो कंट्री हैं, मेंबर कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने ये अडॉप्ट किया मिलके। जो 17 गोल हैं इसमें कुछ जैसे भुखमरी को मिटाना, हंगर को रिड्यूस करना, सबको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देना, फूड प्रोवाइड करना, ऐसे कुछ गोल हैं 17। और इनके जैसे 1 2 17 गोल है, 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके इनके पार्ट हैं 17 गोल के, वो टोटल पार्ट है 169, इनको बोलते हैं टारगेट। तो ये जो यूएन फूड सिस्टम समिट हो रहा है, अभी जो मीटिंग हो रही है यूनाइटेड फूड सिस्टम की, ये न्यूयॉर्क में हो रही है, अमेरिका में है न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का कुछ प्लान बना रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव और आउटकम क्या होगा, यही होगा कि फूड सिस्टम के रिगार्डिंग, जो भोजन है भाई साहब, इस फूड सिस्टम के रिगार्डिंग इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों में ट्रांसफॉर्म किया जाए ग्लोबली। क्योंकि पेंडेमिक के दौरान जो अभी कोरोना वायरस हो रहा है, उसकी वजह से फूड की कमी आ गई है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मान लो कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी लोग हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में, फूड सिस्टम से जो रिलेटेड है उनको अचीव करने में सहायता करते हैं, उनको प्रमोट किया जाए। जो भी ऐसे इनोवेशन होती हैं या कोई भी रिसर्च होती है गवर्नमेंट से एक्शन के रिगार्डिंग फूड सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इसमें। और जो भी मान लो ऐसे डेवलपमेंट के लिए या मीजरमेंट एनालिसिस के लिए कोई टूल हैं जो फूड सिस्टम में फ़ायदा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फूड सिस्टम को फ़ायदा पहुंचाने के साथ साथ सपोर्ट करते हैं, उनको मोटिवेट किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा। जो फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई कम्युनिटी है, मान लो कंट्री है, कोई देश है, या कोई शहर है, सिटी है, कंपनी है, सिविल सोसाइटी है, सिटीजन, फूड प्रोड्यूसर, कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर है, कोई भी ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, फूड सिस्टम के लिए इनोवेशन करना चाहता है, या लोगों तक कोई सिविल सोसाइटी है खाना पहुंचा रही है, लोगों तक खाना दे रही है, उन्हें भोजन उपलब्ध करा रही है, इनको एक तरह से एक्सीलेट किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा ताकि ये लोगों तक खाना पहुंचाएं जिन्हें ज़रूरत है। इसमें देखो 5 एक्शन एरियाज पे बेस्ड हैं ये, जो भी इसमें डिसीजन लिए जा रहे हैं 2030 के जो एजेंडा को अचीव करने के लिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है 2030 तक। ये 5 क्राइटेरिया पे बेस्ड है। एक तो है नॉरिश ऑल पीपल, सभी जो लोग हैं उनको नॉरिश करो। नॉरिश करने का मतलब है एक तरह से उन्हें खाना पहुंचाना, उन्हें एक तरह से पालन पोषण करना उनका। नेक्स्ट है बूस्ट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर के, प्रकृति के आधार पे ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो कि फूड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ग्रो करके, यानी कि फूड सिक्योरिटी देना लोगों को। एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड, सभी को क्या है, समान लाइवलीहुड हो, जीवन यापन सभी का समान हो। डिसेंट वर्क और एम्पावर्ड कम्युनिटीज इसका टारगेट है, मतलब ये 5 क्राइटेरिया में एक एक्शन है। और रेजिलियंस टू वनरेबिलिटीज, मान लो कोई कोई वनरेबिलिटी आ जाए, मान लो कोई डिजास्टर आ जाए, आपदा आ जाए, संकट, कोई साइक्लोन आ जाए, तो इनके इनके प्रति क्या है, रेजिलियंस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो कि इस इन टाइम में भी लोगों को फूड उपलब्ध हो। सपोर्ट मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो भी इसको लागू करने के साधन है, मीन्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा। बैकग्राउंड क्या है, देखो बैकग्राउंड ये है, जो यूएन फूड सिस्टम की जो मीटिंग हो रही है, इससे पहले क्या है, 16 अक्टूबर 2019 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुतेरस, ये गुतेरस हैं जो ये अभी यूएन के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे हैं। इन्होंने यूएन फूड सिस्टम समिट से पहले ये डिक्लेयर किया था कि जो भी मतलब फूड सिस्टम है, यूएन फूड सिस्टम, इसको एक तरह से डिक्लेयर किया था इन्होंने, किसके साथ कंसल्ट करके, इन्होंने कंसल्ट किया, मतलब कंसल्ट किया था किसके साथ, कन्वर्सेशन की थी
3 ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, ये स्पेशलाइज एजेंसी है 3, जिनका हेडक्वार्टर रोम में है। इटली की कैपिटल है, इटली एक देश है यूरोप में, उसकी कैपिटल है रोम, वहां पे इनका हेडक्वार्टर है तीनों ऑर्गेनाइजेशन का। एक तो फाओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करके ये जुलाई में एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम हुआ था, वहां पे यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने ये अनाउंस किया था यूएन फूड सिस्टम समिट के बारे में, कि इसका एक समिट होगा जिसमें ये फूड सिस्टम के बारे में कैसे लोगों को उपलब्ध कराया जाए, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो अभी ये समिट न्यूयॉर्क में चल रहा है। ये जो समिट है देखो, जो फूड सिस्टम समिट है, ये जो डिकेड है, एक डिकेड ऑफ एक्शन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, इसी का ही पार्ट है, इसी के पार्ट है कि इस डिकेड में, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक अचीव करने का टारगेट है, उसी का पार्ट है फूड सिस्टम समिट। ये समिट में क्या है, जो भी 17 सस्टेनेबल गोल हैं जो 2015 में अडॉप्ट किए थे यूनाइटेड नेशन ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी, इन 17 को की प्रोग्रेस के बारे में ध्यान दिया जाएगा और इनको मतलब अचीव करने का तरीका सोच इसमें डिस्कशन होगा। और जो फूड सिस्टम है वो इक्विटेबल और सस्टेनेबल हो, ये इस पे जोर दिया जाएगा। इसमें 5 एक्शन है जिनके थ्रू गाइडेड किया जा रहा है इस समिट को। वो 5 एक्शन है कि इसमें देखो कुछ की प्लेयर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होना है। एक तो साइंस का, बिजनेस का, पॉलिसी, हेल्थ केयर और एकेडमिया के साथ साथ फार्मर्स, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इनको ध्यान में रखते हुए ये फूड समिट है जो इस पे बेस्ड, मतलब इन चीज़ों को प्रमोट करते हुए फूड सिस्टम की जो मीटिंग हो रही है इनको प्रमोट करने के लिए। अब ये जो फूड सिस्टम है ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? देखो भाई साहब, फूड सिस्टम क्यों ज़रूरी नहीं है, इसकी प्रोडक्ट फूड सिस्टम में देखो ये 3-4 तरीके आते हैं एक्टिविटी। एक तो प्रोड्यूसिंग, खाने को क्रॉप कल्टीवेशन जो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक तो प्रोड्यूसिंग आ गई। एक प्रोसेसिंग, फूड प्रोड्यूस किया, क्रॉप कल्टीवेशन की, काटी फसल और फिर उसको फूड को प्रोसेसिंग किया, जैसे गेहूं काट लिया, वीट, उसकी प्रोसेसिंग की, गेहूं निकाला, पैकेजिंग की, उसकी पैकेजिंग करके फिर ट्रांसपोर्ट किया दूसरे शहर में जहाँ पे है नहीं उपलब्ध, फिर उसका कंजप्शन किया, फूड का खा लिया। ये सारा फूड सिस्टम में आते हैं प्रोसेस, प्रोड्यूसिंग करना भी, प्रोसेसिंग भी, ट्रांसपोर्टिंग भी और कंजप्शन भी। इसमें देखो फूड सिस्टम ह्यूमन एग्जिस्टेंस के एवरी एस्पेक्ट को टच करता है। कैसे? अगर आपको जीना है तो फूड तो चाहिए ना, खाना, बिना फूड के कैसे जियोगे? तो फूड हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बॉडी की हेल्थ के लिए, माइंड के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी, कल्चर के लिए, इकोनॉमी के लिए, सबके लिए ज़रूरी है फूड। क्योंकि देखो इकोनॉमी के लिए इसलिए ज़रूरी है, फूड को बेच के पैसा कमाया जाता है, एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो हर चीज़ के लिए फूड ज़रूरी है। तो चाहे फैमिली हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे नेशन हो, राष्ट्र हो, फूड सिस्टम सबको पावर देता है। लेकिन कुछ चैलेंजेज हैं, कंसर्न है, प्रॉब्लम है इसके सामने फूड सिस्टम को अचीव करने के लिए वर्ल्ड में। देखो वर्ल्ड का फूड सिस्टम वैसे ही फ्रेजाइल है, बहुत ही कमज़ोर है और कहीं कहीं पे फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है। और कोविड-19 का जो क्राइसिस आया है इसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल भूखमरी का शिकार हो गए हैं, कुछ लोग तो भूखमरी से मर गए हैं। ये फूड सिस्टम फेल हो चुका है हमारा। क्यों? क्योंकि देखो इससे जब फूड सिस्टम जब फेल हो जाएगा, मान लो फेल हो जाएगा, तो इससे हर एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, एजुकेशन पे भी। अगर भाई साहब भूखा पर्सन होगा, एजुकेशन भी नहीं ले पाएगा, पढ़ाई भी नहीं होगी और हमारी एजुकेशन को इफेक्ट करेगा, हेल्थ को, इकोनॉमी को, ह्यूमन राइट अधिकारों को, पीस सिक्योरिटी को, सुरक्षा भी नहीं रहेगी। देखो पीस सिक्योरिटी को कैसे करेगा? शांति भंग हो जाएगी। कैसे? जब लोगों को खाने के लिए फूड नहीं होगा, वो इलीगल एक्टिविटी करेंगे, जैसे मान लो चोरी करेंगे, फूड चुराएंगे, तो उनके पास जब खाने के लिए खाना नहीं होगा, लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, चोरी करेंगे, कुछ किससे कुछ चीज़ छीनेंगे। तो ये सब क्या है? ये इनसिक्योरिटी फैलाएंगे, हमारी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा, उसको एक तरह से थ्रेट पहुंचाएंगे, खतरा पहुंचाएंगे। तो इतने सारे सब कुछ हो सकते हैं इससे। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। देखो जिसका रिव्यू किया गया 2014 में, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया था। अभी इसका देखा गया कि कितने इसने अचीवमेंट हासिल कर लिए, इसलिए न्यूज में था ये। 2014 में, 2014 में इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि जो हमारे इंडिजिनस बोविन ब्रीड हैं, इंडिजिनस का मतलब हमारे देश की ही, बोविन का मतलब गाय बैल की वैरायटी, जो ब्रीड है, वैरायटी है, इनको प्रिजर्व किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा। अगर कोई लुप्त होने की कगार पे कोई वैरायटी हमारे देश में गाय या भैंस, मतलब गाय या बैल की, तो ये क्या है? नेशनल प्रोग्राम था फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। उसी के अंदर ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन का टारगेट क्या था? एक तो वही हमारी जो इंडिजिनस यानी कि देश की ब्रीड वैरायटी है उनका डेवलपमेंट और कंजर्व करना,
और देखो ये इंडिजिनस जो कैटल ब्रीड है, कैटल का मतलब होता है ढोर या पशु, लेकिन इसमें जनरली हम गाय और बैल को काउंट करते हैं जब कैटल वर्ड यूज होता है। गाय और बैल, काओ और काओ का हस्बैंड यानी कि बैल, ऑक्स। तो ये कैटल है, जो कैटल की जो इंडिजिनस ब्रीड है, इसके लिए प्रोग्राम था ये, उनकी ब्रीड को इंप्रूवमेंट किया जाए, उनमें कोई मान लो जेनेटिक चेंज करना हो या उनके स्टॉक को इंक्रीज करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए ब्रीड कंजर्व करके, और जो इनका मिल्क प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज किया जाए कि अभी मान लो एक गाय अगर 10 लीटर दूध देती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, वो 12 लीटर दे, 13 दे, 15 दे। इन पे रिसर्च की जाती है। जो ब्रीड है इसमें कुछ कैटल ब्रीड हमारी इंडिजिनस ब्रीड वो ये हैं, ये गाय बैल की प्रजाति हैं। गिर गाय नाम की है, साहिवाल, राठी, देवनी, थार पारकर, रेड सिंधी, ये कुछ गाय की बैल की वेराइटी हैं। इनको कंजर्व किया जाता है। और देखो डिसीज फ्री हाई जेनेटिक इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जाता है। जैसे किसी गाय बैल है कोई, उसको कोई डिसीज बीमारी है, उससे मुक्त करने के लिए कुछ रिसर्च की जाती है इसमें। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इसका लागू कैसे होता है, देखो स्टेट लेवल पे भी इसकी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, शॉर्टकट में बोलेंगे SIA, मतलब स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। LDB का मतलब है लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, ये इसको इम्प्लीमेंट करता है स्टेट लेवल पे। स्टेट गो सेवा आयोग एक आयोग बना है स्टेट लेवल पे, ये जितना भी जो CILDB का प्रपोजल होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। कुछ पार्टिसिपेटिंग एजेंसी भी होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, या ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कुछ CCBF हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, NGO वगैरह, कोई सोसाइटी है, गौशाला है कोई, गौशाला मतलब जहाँ पे गाय बैल पाले जाते हैं, रखे जाते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कोई साथ देना चाहता है इम्प्लीमेंटेशन में, वो दे सकते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। गोकुल ग्राम का एक कंसेप्ट है इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर, ये क्या है ये समझना जरूरी है। गोकुल ग्राम देखो, इसमें एस्टेब्लिशमेंट किए जाते हैं गोकुल ग्राम, इसमें 40% जो नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड्स हैं उनके लिए ये डेवलप किए जाते हैं गोकुल ग्राम। गोकुल ग्राम जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ये ब्रीडिंग नेटिव ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब जो हमारे नेटिव का मतलब मूल निवासी हैं, हमारे देश की ब्रीडिंग है, उनको प्रिजर्व करने के लिए ये किए जाते हैं। और ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, शहर होते हैं ना, शहर के पास ही अर्बन एरियाज में जो कैटल पशु हैं उनके लिए एक तरह से गौशाला बनाई जाती है, हाउसिंग बनाया जाता है उन्हें कंजर्व करने के लिए, उसी को बोलते हैं गोकुल ग्राम। मतलब एक बना दिया 4-5 एकड़ जमीन में बना दिया मान लो गौशाला, वो उसमें हाउसिंग करने के लिए शहर के नज़दीक, तो वो ब्रीडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बना दिया ऐसे। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है गोकुल ग्राम का कि जो भी इंडिजिनस कैटल है उसको रियरिंग यानी कि पाला जाए और उसे साइंटिफिक मैनर में कंजर्व करके, प्रोटेक्ट करके, संरक्षित करके रखा जाए। इसमें जो जेनेटिक मेरिट बुल्स हैं उनकी इंडिजिनस ब्रीड को कंजर्व किया जाता है, प्रोपागेट किया जाता है। इसका जो क्या है फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं या और कॉमन रिसोर्स मैनेजिंग जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं उन सब को प्रमोट किया जाता है और उन्हें यूज किया जाता है कि गाय बैल को बचाने के लिए इनका कैसे मैनेजमेंट का कैसे यूज किया जाए। जो देखो इनका वेस्ट होता है, जैसे कौ डंग है गाय का गोबर, या कौ यूरिन है गाय का मूत्र है, गोमूत्र, इन सब को एनिमल वेस्ट का यूज किया जाता है। कहाँ पे इनका देखो वहीं पे गैस के प्लांट बना देते हैं, गैस बना ली जाती है या इलेक्ट्रिसिटी बना ली जाती है, तो ये सब यूज कर लिए जाते हैं। तो गोकुल ग्राम के फीचर यही है विशेषता कि एक तो सेल्फ सस्टेनिंग होगा ये, इसमें मिल्क वगैरह जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, खाद होता है, गोबर खाद बनता है, या वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए यूरिन डिस्टिलेशन वगैरह, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है इनके द्वारा, जो हाउस वगैरह में यूज हो सकती है, आसपास जो गांव के आसपास जो हाउस है उनमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हो सकती है, बायोगैस यूज हो सकती है। तो इतने सारे यूज हो सकते हैं गोकुल ग्राम बना के। गोकुल ग्राम मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट है सिटी के पास, शहर के पास जो गांव लगते हैं उनकी गौशाला वगैरह बना दी जाती हैं। तो इसमें जो भी फार्मर्स ब्रीडर की जो ट्रेनिंग सेंटर है इनको इंसिटू मतलब कंजर्वेशन किया जाता है। इंसिटू का मतलब जो जहाँ पे वो रह सकती है ब्रीड, जैसे मान लो गिर वैरायटी है, मान लो गुजरात में गुजरात में पाई जाती है गिर वैरायटी की, अब ये वहीं पे सेंटर बनाया जाएगा, यानी कि जहाँ पे वो पाई जाती है वहीं पे उसके लिए गोकुल ग्राम बना दिया जाएगा, गौशाला वगैरह वहीं पे प्रिजर्व किया जाएगा। ये हो गई इंसिटू। और एक्सिटू क्या हो गई, देखो ब्रीड मिलती है गुजरात में गिर, अगर इसको गुजरात से लाके हरियाणा में, पंजाब में या यूपी में या उड़ीसा में ला दिया जाए, वहाँ पे इसका कंजर्वेशन गौशाला बनाई जाए संरक्षित करने के लिए, ये हो गया एक्सिटू। तो इसमें देखो इन सिटू कंजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है फार्मर ब्रीडर को मतलब प्रमोट करके। और जो गोकुल ग्राम होते हैं एक तरह से डेवलपमेंट के सेंटर होते हैं इंडिजिनस ब्रीड को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्या है इसमें, जो गोकुल ग्राम है देखो ये
मिल्च और अनप्रोडक्टिव जो एनिमल है उनका जो रेशो होता है, मिल्च एनिमल का मतलब दूध देने वाले पशु, और अनप्रोडक्टिव जो दूध नहीं देते, ऐसे पशुओं की जो इसमें शेयर है वो है 60:40। मतलब जो दूध देने वाले पशु हैं एक गौशाला में 60, अगर 100 मान लो टोटल पशु हैं तो उसमें 60 होंगे दूध देने वाले पशु और 40 होंगे जो दूध नहीं देते, अनप्रोडक्टिव एनिमल्स। और लगभग इसमें देखो 1000 एनिमल इसमें कैपेसिटी होती है एक गोकुल ग्राम में, 1000 पशु रखे जा सकते हैं, गाय बैल। लगभग 1000 में 600 हो जाएंगे ऐसे जो दूध देने वाले हैं, और 400 कैसे हो जाएंगे जो दूध नहीं देने वाले, अनप्रोडक्टिव एनिमल्स। दूसरा जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स की वो भी फुलफिल की जाती है, यानी कि चारा वगैरह अच्छे से इनको खिलाया जाता है। नेक्स्ट है चैंग 5 प्रोब। देखो चैंग 5 एक मिशन है जो मून पे, चंद्रमा पे भेजा था चाइना ने। ये भाई साहब चैंग 5 एक रोबोट था, ये मान लो ये लैंडर है, लैंड किया इसने, उतरा ये चंद्रमा के सरफेस पे, मून पे, और यहाँ ऊपर रखा हुआ था रोवर। ये रोवर इससे उतर गया और ये इसने कलेक्ट किया कुछ यहाँ से मिट्टी ली, सॉइल, चंद्रमा के सरफेस की मिट्टी ली और वापस लेके आया। अभी कुछ इसकी फाइंडिंग डिस्क्लोज की है, इसलिए ये न्यूज में आया। कई बार वैसे डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। इसने कुछ फाइंडिंग अभी एक्जोटिक फ्रेगमेंट मतलब कुछ सैंपल कलेक्ट करके लेके आया था ये लैंड पे चाइना का, वो डिस्क्लोज किया चाइना ने। बैकग्राउंड समझते हैं कुछ, कब लॉन्च किया था कैसे। देखो ये सॉइल जो मून से लेके आया था, इसकी जर्नी दिसंबर 2020 में ये कंप्लीट हुआ था। और देखो चाइना फर्स्ट कंट्री बन गया था 1970s के बाद। इससे पहले देखो वैसे तो थर्ड कंट्री है, यूएस और रशिया के बाद थर्ड कंट्री है चाइना वैसे तो, लेकिन 1970 से 70s में ये रिसर्च की थी, मून पे कोई गया था, कलेक्ट करके लेके आया था सैंपल, यूएस और रशिया का एक इक्विपमेंट। लेकिन उसके बाद चाइना का पहला है ये, यूएस और रशिया के बाद 1970 के बाद। तो इसने देखो ये कैसे लैंड किया, जो चैंग 5 है, ये लैंडिंग साइट थी जो मून की, उसका नाम था नदन ओशिनस प्रोसेलेरम। इस साइट पे इसने लैंड किया और ये साइट यंगेस्ट साइट थी मून की। यंगेस्ट का मतलब ये सबसे बाद में बनी है मून की जो साइट है, साइट का मतलब जगह, मून पे जगह है चंद्रमा पे, उसका नाम रखा हुआ है ये नदन ओशिनस पेरिलस। और कितनी यंगेस्ट है, कितनी नौजवान है, सिर्फ 2 बिलियन ईयर्स पुरानी है, 2 बिलियन ईयर पहले ये बनी है। मतलब इसमें देखो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है इतनी यंग ही माना जाता है इनको। और यहाँ से मिट्टी कलेक्ट करके लेके आएगा। लेटेस्ट जो फाइंडिंग है, लेटेस्ट जो रिसर्च देखी गई है, इसमें देखो 90% जो मटेरियल है कलेक्ट किया गया है चैंग 5 से, वो लैंडिंग साइट से लिया है। और ये टर्म दी गई है इस कलेक्शन के लिए, जो मिट्टी कलेक्ट करके लाए उसकी टर्म दी गई है मेयर बेसाल्ट। मतलब कुछ चट्टान है, रॉक है, बेसाल्टिक रॉक, उन्हीं की फॉर्म है, मेयर बेसाल्ट है ये जो लेके आए। और ये वॉल्केनिक रॉक्स है। वॉल्केनिक रॉक्स का मतलब जो वोल्केनो होते हैं ना, वोल्केनो, ज़मीन से आग वगैरह निकलती है, मिनरल्स निकलते हैं, अर्थ में ओपनिंग हो जाती है, वेंट, ओपनिंग को बोलते हैं वेंट, वॉल्केनिक वेंट, उससे जो निकलती है रॉक वगैरह, चट्टान वगैरह, ये वहाँ से कलेक्ट किए। डार्कर ग्रे कलर का एरिया आ जाए यहाँ पे। ये 10% फ्रेगमेंट जो कलेक्ट किया है डिफरेंट है एक्जोटिक केमिकल से, लूनार सरफेस से कलेक्ट किया गया है। और इसमें जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, इसमें देखो यहाँ पे 2 साइट थी, जगह के नाम थे, वोल्केनिक वेंट थी ये, जिनका नाम रखा हुआ था रीमा मैरन और रीमा शार्प। ये भाई साहब देखो वोल्केनिक वेंट है, यहाँ से मून पे ज्वालामुखी निकला, वोल्केनिक वेंट, वेंट मतलब ओपनिंग, और यहाँ पे इन साइट का नाम रखा हुआ था ये 230 और 160 किलोमीटर साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में थी। यहाँ पे चैंग 5 ने लैंडिंग साइट थी, यहीं पे लैंड किया था, इससे 230 और 160 किलोमीटर दूर थी रीमा मायरिन और रीमा शार्प, यहाँ से इसने कलेक्ट किया है। अब नेक्स्ट क्या है, अब आगे क्या होगा देखो। अगर ये सक्सेसफुल लैंडिंग किया है इसने, मतलब कहाँ पे, मंगोलिया में उतरा है, सैंपल वापस लेके आया है, और यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन रसिया को ही बोलते थे पहले, रसिया और यूएस के बाद ये थर्ड नेशन बन गया चाइना कुछ कलेक्ट करने वाला। ये 2 किलो मिट्टी लेके आया वहाँ से, 4.4 LBS बोल लो या फिर आप 2 kg ग्राम बोल लो, 2 किलो सैंपल लेके आया वापस। ये लॉन्च कब किया गया था, लॉन्च किया गया था 24 नवंबर 2020 को, और 1 दिसंबर को ये लैंड कर गया था, मून पे पहुंच गया था। टोटल ये 23 डेज का मिशन था, 23 डेज में वापस आ गया था, कलेक्ट कर लिया था सैंपल लूनार से, यानी कि लूनार मतलब मून से रॉक सैंपल लेके आया और अर्थ पे लेके आ गया। ये जो चैंग 5 प्रोब के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा। देखो ये अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट चाइना का मिशन था, मतलब इसमें कोई आदमी थोड़ी ना भेजा था, अनमैन्ड था। और इसका नाम जो था चैंग 5, वो चाइना की देखो एक मून की गॉडेस है, चंद्रमा की देवी है चाइनीज, उनके नाम पे रखा था इसका चैंग 5। 5 मतलब नंबर है, 5वीं बार भेजा था ये, ऐसा कोशिश की थी। तो रॉकेट में देखो 4 पार्ट हैं जो भेजा था, एक तो था ऑर्बिटर, एक रिटर्नर, एक असेंडर और एक लैंडर। ऑर्बिटर का मतलब है चंद्रमा के चारों ओर एक ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है चंद्रमा के चारों ओर, एक इसमें से निकल के सैटेलाइट।
और एक था रिटर्नर, एक था असेंडर, लैंडर, एक था लैंडर। लैंडर था जो हमने ऊपर देखा वो लैंड किया, और उसमें रखा था असेंडर, एक तरह से रोवर, वो नीचे उतरेगा, वो कलेक्ट करेगा सैंपल। और एक इसमें था रिटर्नर, जब सैंपल कलेक्ट कर लेगा फिर वापस अर्थ पे वो लेके आएगा, वो था रिटर्नर। 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे इसमें। जो चैंग फाई मिशन है, इसने चाइना स्पेस के लिए, स्पेस हिस्ट्री के लिए पहली बार, चाइना का पहली बार क्या क्या किया, देखो चाइना के लिए पहली बार किया कि मून से सैंपल कलेक्ट करके लाएगा और सरफेस की ये प्रोब करेगा, जांच करेगा। ये ऑटोमेटिक सैंपल कलेक्ट करके लाएगा, सैंपल लूनर सरफेस से, चंद्रमा से, पहली बार चाइना के लिए। फर्स्ट टाइम देखो अनमेंड मिशन था किसका, चाइना को, मून के लिए, चंद्रमा के लिए। और फर्स्ट टाइम ही ये अर्थ पे लूनार की सॉइल सैंपल कलेक्ट करके लाएगा, चाइना का फर्स्ट, ये 4 फर्स्ट हुए हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नागा पीस प्रोसेस। नागा देखो कम्युनिटी है, जो हमारा हिंदुस्तान है उसमें जो नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, उस एरिया में ये लोग रहते हैं, नागा कम्युनिटी के लोग। तो अभी देखो वहाँ तमिलनाडु गवर्नर RN रवि ने रिजाइन कर दिया है। ये देखो अभी क्या है, ये पहले वो थे नागालैंड के, उधर नागालैंड के ये गवर्नर थे, लेकिन इन्होंने वहाँ से रिजाइन किया। वहाँ से रिजाइन क्यों किया, वहाँ से रिजाइन इसलिए किया, जो नागा पीस प्रोसेस था, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी थी, RN रवि की, कि नागा जो ग्रुप है, एक ग्रुप है जो डिमांड करता है कि हमें ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाए हमारे कुछ एरिया को मिला के, तो उनके बीच में कराया था। सेंट्रल गवर्नमेंट और नागा जो ग्रुप है उनके बीच में इसने पीस प्रोसेस स्टार्ट कराया था। लेकिन नागा ग्रुप डिमांड करने लगे कि इनको हटाया जाए, तो इनको हटा दिया गया, रिजाइन दिया इन्होंने। तो नागा पीस प्रोसेस के लिए स्पेशल पॉलिटी के प्लेलिस्ट में लेक्चर बना हुआ, वो 10 से 12 मिनट का होगा, बहुत लंबा है, हम ब्रीफली समझेंगे इस प्रोसेस को, ये क्या है ये टॉपिक। देखो नागा जो ये रवि हैं, गवर्नर थे, नागालैंड के गवर्नर थे, इन्होंने एक यहाँ पे ग्रुप है, कुछ लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया हुआ है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, या IM का मतलब है इसाक मुहैया, 2 आदमी थे इसाक और मुहैया नाम के, उनके नाम पे ये ग्रुप बनाया। ये लगभग 2 साल से इनके बीच में पीस प्रोसेस करा रहे थे, बातचीत करा रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इन ग्रुप के बीच में। देखो 1997 में इनने सीज फायर हो गया था। पहले ये ना कुछ आर्म फोर्सेस पे मतलब अटैक करता था, आर्म फोर्सेस को, ये ग्रुप लोग मारते थे आर्मी को, वहाँ पे जो असम राइफल वगैरह रहती है, तैनात रहती है, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, नागालैंड, मणिपुर एरिया, असम के एरिया जो इलाका है इसमें। तो 2001 में 1997 ने इसने सीज फायर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया कि हम आर्म फोर्स को नहीं मारेंगे, पैरामिलिट्री को। 2001 में पीस प्रोसेस स्टार्ट हो गया और 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, कि हम इनको नागा कम्युनिटी को ज़्यादा मतलब ऑटोनॉमी देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना और ये प्रोसेस किया। ये सारा डिटेल में जानना तो आप उस लेक्चर में जानना, हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं बस। जो नागा पॉलिटिकल इशू है ये क्या, कब से, कैसे, थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं। देखो प्री इंडिपेंडेंस है ये, हमारी आज़ादी से पहले का। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब राज किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में आई थी, तो असम को भी अपने अंदर मिला लिया था ब्रिटिश टेरिटरी में 1826 में। और 1881 में नागा हिल्स एक क्या है, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। नागा की जो पहाड़ियाँ हैं, नागा की पहाड़ियाँ हमारे इंडिया के जो नागालैंड, मणिपुर, असम, ये वाला इलाका है। आगे हम मैप में देखेंगे इसे। ये फर्स्ट टाइम पे 1918 में नागा के कुछ कम्युनिटी थी, ग्रुप थे, पीपल थे, उन्होंने एक नागा कलम नाम का ग्रुप बना लिया 1918 में। इसने क्यों बनाया, कि अपने अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, क्योंकि इनकी जो टेरिटरी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिला ली थी अपने टेरिटरी में, अपने क्षेत्र में। फिर साइमन कमीशन आया था ना 1929 में, आप सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, इसका भी विरोध किया था नागा क्लब ने। 1946 में एक नागा नेशनल काउंसिल बनी, कुछ लोगों ने मिला के ये बना लिया, नागा जो क्लब था उसी को ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये समझ लो। इसने नागा जो नेशनल काउंसिल था, इसने हमारे देश से आज़ाद होने से पहले, एक दिन पहले 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और 14 अगस्त 1947 को इन्होंने खुद को, नागालैंड को, एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया, एक आज़ाद राज्य डिक्लेयर कर दिया। नागा जो ये नेशनल काउंसिल है, ये जो नेशनल काउंसिल है, नागा नेशनल काउंसिल, इसने एक सॉवरेन नागालैंड स्टेट एस्टेब्लिश कर दिया। और इसने 1951 में एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम होता है लोकमत, किसी भी, मान लो जो नेशनल इंपोर्टेंस का कोई एक इशू होता है, उसको लोगों की लोकमत के लिए, लोगों की वोट के लिए रख देते हैं, लोग फिर वोट करते हैं। यहाँ पे नागा जो एरिया है नागालैंड वगैरह का, उन्होंने इंडिपेंडेंट होने के लिए, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए 99% लोगों ने वोट किया इन्होंने। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी भेज दी और इसको दबा दिया और अलग से स्टेट नहीं बनने दिया, जैसा था ऐसे ही रहा। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या रहा, देखो आज़ादी के बाद मार्च 22 1952 में नागा फेडरल गवर्नमेंट एक बनी और नागा फेडरल आर्मी बनाई इन्होंने।
गवर्नमेंट ने लेकिन अपनी आर्मी भेज दी 1958 में, एक एक्ट बना दिया अप्सा एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके थ्रू आर्मी को जो वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स हमारी तैनात रहती है, स्पेशल पावर दे दी उसको हैंडल करने के लिए। ये एग्रीमेंट जो हुआ था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुहिया, इसने 1997 में सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि हम अब युद्ध विराम करते हैं, हम आर्मी के साथ नहीं लड़ेंगे, पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसके साथ नहीं लड़ेंगे। और फिर इन्होंने देखो एक और सेपरेट टॉक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ 2017 से चल रही है। ये क्या डिमांड करते हैं, देखो ये डिमांड करते हैं सेपरेट स्टेट और फ्लैग की। ये देखो ये अपना नॉर्थ ईस्ट का इलाका, ये असम अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ये मणिपुर है आपका, ये आपका त्रिपुरा मिजोरम है, और ये नागालैंड है। ये देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, ये मेघालय का कुछ इलाका, कुछ ये मिजोरम, मणिपुर और कुछ म्यांमार का भी ये एरिया है। इसको मिला के ये ग्रेटर नागालिम की डिमांड करते हैं कि हमारा ग्रेटर नागालिम नाम से अलग से स्टेट बनाया जाए और हमें ऑटोनॉमी दी जाए, स्पेशल पावर दी जाए, इन्हें स्टेट बनाया जाए। तो 2015 में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नागा ग्रुप के बीच में, 2017 से भी चल रहा है। लेकिन ये अभी ठंडे बस्ते में इसलिए पड़ा है क्योंकि जो NSCN ग्रुप है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुहिया, ये ग्रुप डिमांड करता है कि हमारे लिए सेपरेट नागा फ्लैग हो, अलग से इनका झंडा हो और अलग से संविधान हो। इसलिए ये इशू अभी रिजॉल्व हो नहीं पाया है। देखो डिटेल में आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये न्यूज़ में रहता है और कई बार यूपीएससी पूछ चुकी है, मेंस के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल में देख सकते हो इसको। नेक्स्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसको भी हम कई बार पढ़ चुके हैं और ये इसके लिए पॉलिटी की प्लेलिस्ट में लेक्चर बना हुआ है, आप वहाँ से देखना डिटेल में। अभी हम ब्रीफली समझेंगे। न्यूज़ में अभी इसलिए आया क्योंकि देखो जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने का एक कमीशन है, ऑफिस है, ऑफिस ऑफ हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशन, इसने अभी इस जो हमारा एक्ट है हमारे इंडिया का यूआपा एक्ट 1967 में ये बनाया था, इसके विरोध में कुछ बोला है, कंसर्न जताई है, परेशानी जताई है। इशू क्या है, ये बोला है कि जम्मू कश्मीर में इसको इलीगल तरीके से यूज किया गया, मतलब लीगल तो है ही एक्ट के द्वारा, लेकिन इसे क्या स्ट्रिक्टली यूज किया गया है इसको। तो कहना ये भी है इस ह्यूमन राइट कमीशन का, ये कह रहा है कि देखो जम्मू कश्मीर में यूज़ तो किया गया, लेकिन इसकी वजह से क्या है, जो जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट का वायलेशन तो हुआ है, टेंशन भी बढ़ गई है, डिसकंटेंट लोगों में असंतुष्टि है इसको लेके, लेकिन फिर भी टेररिस्ट जो एक्टिविटी है ना, टेररिज्म, उसको काउंटर करने में ये एक्ट काफ़ी हद तक ये फ़ायदेमंद रहा है, बेनिफिशियल रहा है। तो इस एक्ट के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल में आपको देखना तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और जल्दी से। 1967 में पास किया, जो भी इलीगल एक्टिविटी है, अनलॉफुल एक्टिविटी है, जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, वही अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे बोल देगी। इसमें जो मैक्सिमम जो सज़ा मिलती है वो डेथ पेनल्टी, फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की पनिशमेंट भी है, इसमें सज़ा है। इसके अंदर देखो चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन नेशनल हो, चाहे हमारे इंडिया का कोई नागरिक हो चाहे फॉरेन का नागरिक हो, हमारे इंडिया में वो क्राइम करे या इंडिया से बाहर क्राइम करे, सबको सज़ा दी जा सकती है, सबको क्रिमिनल समझा जा सकता है। यूआपा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी होती हैं, जैसे मान लो कोई भी निया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको पावर दी हुई है कि वो 180 डे, मैक्सिमम 180 डेज तक उसको चार्जशीट फाइल करने की अनुमति है। देखो जब भी किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो तुरंत उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और उसके बारे में जांच करके कोर्ट को सबूत पेश किए जाते हैं। लेकिन इसमें देखो 180 दिन, लगभग 6 महीने का टाइम है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास कि वो 6 महीने तक अपने पास रख सकती है गिरफ्तार करके, और 6 महीने के बाद कोर्ट में वो चार्जशीट फाइल कर सकती है, और इस ड्यूरेशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, कैन बी एक्सटेंड, अगर कोर्ट अनुमति दे दे। नेक्स्ट ये है कि 2019 में देखो इस एक्ट में, जो 1967 का एक्ट था उसमें 2019 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, संशोधन करके जो डायरेक्टर जनरल है निया के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो, इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनको पावर दी गई कि ये क्या है, किसी की भी प्रॉपर्टी को जिस पे अरेस्ट किया गया उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। इस एक्ट में देखो जो जनरली जो अगर इस एक्ट के अंदर जो डीएसपी और एसीपी होते हैं स्टेट में, डीएसपी जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट करके जो निया के इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से ऊपर लेवल के अधिकारी होते हैं उनको भी ये पावर दे दी गई, टेररिज्म से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर देखो डीएसपी से छोटा होता है, लेकिन निया के इंस्पेक्टर और अबव लेवल के अधिकारी को ये पावर दे दी गई कि वो इस एक्ट के थ्रू इन्वेस्टिगेट, जांच कर सकते हैं।
पहले देखो 1967 का जो एक्ट था उसमें केवल किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता था, आतंकवादी गठबंधन या आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जा सकता था। लेकिन 2019 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया और किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं देता था किसी एक आदमी को आतंकवादी डिक्लेयर कर सके, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकता है, इंडिविजुअल को। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने देखो कुछ अपने वर्डिक्ट दिए, फैसले दिए इसके रिगार्डिंग जून 2021 में। वो क्या दिए, देखो इस एक्ट में जो 1967 का एक्ट था उसमें कुछ सेक्शन है वो वेग थे, मतलब उनकी डेफिनेशन सही से नहीं थी, उनको डिफाइन किया है। सेक्शन 15 से 17 18 को इसमें कहा है, सेक्शन 15 है उसमें आता है कोई भी टेररिस्ट एक्ट होगा, ऐसे अपराध होंगे उनके थ्रू ही, उनके ऐसे अपराध कोई करेगा तभी गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 17 में कहा कि कोई मान लो टेररिस्ट एक्टिविटी को कमिट करने के लिए फंड दे, पैसा दे, तब भी वो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और पनिशमेंट दिया जा सकता है सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 18 में ये है अगर कोई कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल होगा, षड्यंत्र में शामिल होगा टेररिस्ट एक्टिविटी करने के, तो उसको भी पनिशमेंट दी जा सकती है सेक्शन 18 के द्वारा। लेकिन कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन की है, उसने कहा है कि देखो टेररिस्ट एक्ट बहुत ही बड़ा एक क्या है, ये अपराध है, और इसको क्या है ना, छोटे मोटे अपराध के लिए किसी को टेररिस्ट एक्टिविटी उस पर ना लगाई जाए उस पर। तो यानी कि देखो जब अगर ऑर्डिनरी लॉज हैं हमारे यहाँ पे, साधारण लॉ हैं, उनसे डील किया जा सकता है कोई अपराध तो उनसे ही किया जाए। रेयर कंडीशन में ये जो एक्ट है 1967 का युवापा एक्ट, उसको रेयर कंडीशन में यूज करें, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हितेंद्र विष्णु ठाकुर केस में बोला था। यही था इसमें, और आज के टॉपिक भी इतने ही थे।